मेरा नाम माही है। एक रात मैं बड़ी गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे मेरी माँ ने सोते हुए से जगा दिया। कहने लगी, बेटी उठ जाओ, तुम्हारे बुआ फूफा अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर आ रहे हैं। कल तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए वो तुम्हें विश करने आ रहे हैं। जल्दी से उठ जाओ और सारी तैयारी करो। मैं जल्दी से उठी और सारी अरेंजमेंट्स करने लगी थी। ये बात मेरी मम्मी ने पापा को बताई कि आपकी बड़ी बहन अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर आ रही हैं। मेरे पापा का मूड ये बात सुनकर खराब हो गया था। वो खामोश होकर कमरे में चले गए थे। लेकिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे बुआ फूफा और उनकी बेटी जब भी हमारे घर पर आते थे तो मुझे बहुत मजा आता था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, बुआ जी हमारे लिए कितने ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आती हैं, हमें भी उनके लिए गिफ्ट्स ले लेने चाहिए। मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा मैं तो उन्हें काफी कुछ देना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारे पापा को तो अपनी बहन से बिल्कुल भी लगाव ही नहीं है। हालांकि ये दोनों भाई बहन हैं, फिर भी पता नहीं क्या वजह है जो तुम्हारे पापा अपनी बड़ी बहन को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी हमारे बुआ फूफा गरीब हैं, फिर भी वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। शायद दोनों भाई बहनों में स्टेटस का फर्क है, इसीलिए पापा उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। हमारे पापा को अपनी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी भी ये बात सुनकर खामोश हो गई थी और कहने लगी, हाँ बेटा, स्टेटस की ही तो बात है, तभी तो तुम्हारे पापा ने अपने बेटों की शादी भी अपने जैसे बराबर के लोगों में ही की है। इसीलिए तो उनकी पत्नियां हमें कुछ भी नहीं समझती। लेकिन तुम्हारे पापा इस बात पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन मैं तो किसी गरीब परिवार की ही लड़की लाना चाहती थी, जिसको हमसे सहारा मिल सके और उसकी जिंदगी हमारी वजह से बेहतर हो सके। ऐसी लड़कियां शुक्रगुजार रहती हैं और अपने सास ससुर का माँ बाप की तरह ख्याल रखती हैं। लेकिन कुछ अमीर घर की और घमंडी लड़कियां सास ससुर को कोई वैल्यू नहीं देती। मुझे तो बस तुम्हारी शादी की फिक्र लगी रहती है। कैसे भी तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाए, फिर हम लोग अपने फर्ज से अदा हो जाएंगे। मैंने अपनी मम्मी को तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा भी बुआ फूफा को समझने लगेंगे। दरअसल मेरे बुआ फूफा की शादी लव मैरिज हुई थी। उन लोगों ने भागकर शादी की थी। इसी बात से मेरे पापा उनसे हमेशा से ही नाराज थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों के रिश्ते से कोई भी खुश नहीं था और मेरी बुआ की शादी मेरे पापा और दादाजी कहीं और ही करवाना चाहते थे। जब उन लोगों को लगा कि उनकी फैमिली वाले उनके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने भागकर शादी कर ली। मेरी बुआ का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम अविनाश है और बेटी का नाम सिमरन। मेरी बुआ के बेटे की जब से नौकरी लगी थी, तब से उनके घर के हालात काफी बदल गए थे, क्योंकि फूफा जी के पिताजी ने भी उनको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। अविनाश हमारे शहर में ही नौकरी करता था, लेकिन वो किराए के फ्लैट में रहता था। मेरी मम्मी उससे कहती भी थी कि बेटा, सारा दिन तुम अपने ऑफिस में रहकर रात को हमारे यहाँ पर ही आ जाया करो। इस तरह से तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो हमारे यहाँ तभी आता था जब उसे कोई काम होता था। हर हफ्ते जब भी वो अपने घर जाता था तो बुआ मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भिजवाती थी। वो इधर हमारे शहर में रहकर नौकरी करता और मेरे बुआ फूफा का घर दूसरे शहर में था। अविनाश जब भी हमारे घर आता तो मम्मी उसे जबरदस्ती खाना खिलवाकर ही भेजती थी, लेकिन वो हर बार इनकार कर दिया करता था। मैं नोटिस करती थी कि अविनाश मुझे चुपके चुपके देखता है, लेकिन मैं उसको ज्यादा भाव नहीं देती थी। मेरा एक छोटा भाई भी है, लेकिन वो बिल्कुल बिहेवियर में मेरे पापा की तरह है। वो भी अविनाश से ढंग से बात तक नहीं करता, लेकिन बेचारा अविनाश इस बात पर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है, बल्कि वो बहुत ही अच्छे और नरम बिहेवियर का है। मेरी मम्मी कहती भी थी कि ना जाने तुम्हारे पापा तुम्हारी बुआ से इतनी नफरत क्यों करते हैं, यहाँ तक कि वो तो उनको देखना भी पसंद नहीं करते। मुझे ये बात पहले पता नहीं थी कि मेरी बुआ और फूफा की लव मैरिज हुई थी। एक दिन मम्मी से इस सब की जब मैंने वजह पूछी कि आखिर इन लोगों के बीच इतनी नफरत क्यों है, मुझे इसकी वजह जाननी है, तब मुझे मेरी मम्मी ने पूरी कहानी बताई थी। लेकिन उन लोगों की शादी के बाद भी कुछ जायदाद का जुड़ा मसला था, क्योंकि बुआ ने भी अपने पिताजी से जायदाद में एक छोटा सा हिस्सा मांगा था। मम्मी कहने लगी कि इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते।
यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों की भी शादी कर ली, पर मुझसे किसी तरह की कोई राय नहीं ली। तुम जानती तो हो ही कि वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। वो तुम्हारी शादी भी अपनी मर्जी से ही करेंगे और मुझे कुछ नहीं बताएंगे। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अविनाश के साथ हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही सीधा, शरीफ और मेहनती लड़का है। मगर तुम्हारे पापा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वो तो अविनाश का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। आजकल बाहर के लोगों का कोई भरोसा नहीं रह गया है, मगर तुम्हारे पापा तो मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। मेरे पहचान में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अनजान लोगों में अपनी बेटियों को ब्याह दिया और बाद में उन्होंने उनकी बेटियों की जिंदगी तबाह करके रख दी। इसके बाद मैं तो खाना बनाने में बिजी हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती थी और मेरी बुआ को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। वो लोग जैसे ही घर में आए तो मैं भागकर अपनी बुआ के गले जाकर लग गई थी। वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। फूफा जी हमारे घर नहीं आए थे, क्योंकि जब पापा उनसे बात ही नहीं करते तो वो यहाँ हमारे घर आकर क्या करते। इसलिए वो अपने बेटे के फ्लैट में रुक गए थे। पापा हम लोगों को देख रहे थे। बुआ की बेटी सिमरन पापा के पास गई और उन्हें नमस्ते किया। पापा ने खामोशी से उसके सिर पर हाथ रखा और फिर वहां से चले गए। लेकिन मैं इन लोगों के घर आने से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बुआ और सिमरन को लेकर कमरे में चली गई और उन लोगों को अपना रूम दिखाने लगी थी। मेरी मम्मी हम लोगों के लिए जूस बनाकर ले आई। इधर मैं और सिमरन आपस में बातें कर रहे थे और उधर मम्मी और बुआ। फिर बुआ ने सिमरन के रिश्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके ही दूर के रिश्तेदार हैं और वो लड़का बहुत शरीफ और अच्छा है, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। वो लोग काफी अमीर हैं और उन्हें हमारी सिमरन बहुत पसंद आ गई है। उन्हें दहेज में भी हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो लोग लंदन से आए हुए हैं, क्योंकि उनका बिजनेस वहीं पर है। इसीलिए इस महीने सिमरन की शादी है और आप लोग जरूर आना। बुआ मम्मी से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि शादी की वजह से घर में बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए आप मेरे साथ माही को भी भेज दो। वो मेरे काम में हाथ बटा देगी और सिमरन को भी अपने मार्केट से जुड़े कामों में काफी मदद हो जाएगी। अब मेरी मम्मी पापा की वजह से बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि कहीं पापा मुझे बुआ के यहाँ जाने से मना ना कर दे। इसीलिए मम्मी खामोश रही। लेकिन मैं झट से बोल पड़ी और कहने लगी, जी बुआ जी, मैं जरूर आऊंगी। आखिर मेरी कजन की शादी है। मेरी मम्मी मेरी शक्ल को देख रही थी, लेकिन मैं जिद पकड़कर बैठ गई थी कि मुझे तो बुआ के घर जाना ही है। बुआ भी बार बार मम्मी से कह रही थी। फिर मम्मी ने जाकर पापा से ये बात की और उनको समझाया, तो फिर मजबूरन पापा को परमिशन देनी ही पड़ गई थी। मैं भी बहुत खुश हो गई थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने पापा को थैंक यू बोला, क्योंकि मेरा मन मेरी बुआ के घर पर बहुत लगता था। मैंने सिमरन से कहा कि तुम लोग उस शहर में इतने छोटे से घर में कितनी टफ लाइफ गुजार रहे हो। अब तो हर चीज की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम लोग भी इसी शहर में शिफ्ट हो जाओ। मेरी बात सुनकर सिमरन खामोश हो गई और कहने लगी, माही, हम गरीब लोग तुम अमीर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। जितनी आसानी से तुम ये बातें कह रही हो, इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी मम्मी पापा को अब इस बात की बहुत टेंशन है कि मेरी शादी कैसे होगी, और तुम हो कि इस दूसरे शहर में शिफ्ट होने की बातें कर रही हो। और दूसरी बात यह है कि नए शहर में घर बनाना और फिर वहां शिफ्ट होना कोई मामूली बात नहीं होती है। उसकी बात सुनकर मुझे अब बहुत अफसोस हुआ था कि मुझे सिमरन से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसकी फीलिंग को समझ सकती थी, लेकिन मुझे खुशी होती कि अगर वो लोग भी इसी शहर में शिफ्ट हो जाते तो हम लोग और करीब हो जाते, और फिर तो हम लोग जल्दी जल्दी आपस में मिलते जुलते रहते। फिर हमें मिलने के लिए इतने दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ता। फिर मैं अपनी बुआ के साथ उनके घर आ गई थी। शाम के टाइम पर सिमरन और अविनाश छत पर बैठे हुए थे। मैं उन लोगों के लिए चाय बनाकर ले जाने लगी। अभी मैं पहली सीढ़ी पर कदम रख पाई ही थी कि तभी मुझे उन दोनों के बोलने की आवाज आ रही थी। सिमरन अविनाश को छेड़ रही थी कि क्या हम मेरी शादी के बाद तुम्हारे और माही के रिश्ते की बात करें। माही की और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तभी अचानक अविनाश गुस्से से कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे किसी के बारे में
बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है कि माही और मेरी फैमिली में काफ़ी फ़र्क है। हम लोग उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। सिमरन अविनाश से कहने लगी, क्यों? तुम शहर में जॉब करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो और आगे चलकर तुम्हारी जॉब से तुम्हें और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है? अविनाश कहने लगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मामा जी ही हैं। तुम तो मामा जी को जानते ही हो ना कि वो हमारी मम्मी और पापा से कितने नाराज रहते हैं। तो फिर वो इतनी आसानी से हमें अपनी बेटी कैसे दे देंगे? हाँ, ये बात ठीक है कि मैं माही को पसंद करता हूँ, लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में कभी नहीं है, क्योंकि हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। अविनाश ने सिमरन को यकीन दिलाया कि मामा को इस बात का भरोसा कौन दिलाएगा कि उनकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी। और दूसरी बात ये है कि अभी मुझे अपनी जॉब से फ़ायदा कुछ सालों बाद मिलेगा, लेकिन मुझे माही से शादी करने पर कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि वो मुझे पसंद है। वो पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है और खूबसूरत लड़की है। उसके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मुझ जैसे लड़के को डिज़र्व नहीं करती है। उसने फिर सिमरन से कहा कि तुम अपना मुँह बंद ही रखना। आज तो तुमने मुझे हँसी मज़ाक में ये बात कह दी, लेकिन आगे कभी भी ऐसा कुछ मत कहना, क्योंकि अगर गलती से भी ये बात यहाँ पर किसी ने सुन ली तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम नहीं जानती हो, मामा को हमें बेइज्जत करके घर से निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। इसीलिए इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। जब मेरी शादी का वक्त होगा तो मैं मम्मी से कहूँगा कि वो मामी से इस बारे में बात करें। वही मामा से पूछ कर देखें। अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि वो हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं सीढ़ियों पर खड़ी हुई उन लोगों की सारी बातें सुन रही थी और मैं सोचने लगी, क्या अविनाश मुझसे प्यार करता है? मैं ये भी जानती थी कि मेरे पापा अविनाश से मेरे रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। ये सोचकर मैं थोड़ी दुखी हो गई और इस बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने पापा को सिमरन की शादी पर जाने के लिए राजी कर पाए थे, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे पापा हैरान रह गए थे, क्योंकि सिमरन के ससुराल वाले बहुत पढ़े लिखे और हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे। बुआ फूफा ने सिमरन की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरी भाभियां भी इस सबसे काफ़ी इम्प्रेस हुई थीं और मेरे बुआ फूफा भी हम लोगों का बहुत ख्याल रख रहे थे। सिमरन का हस्बैंड भी बहुत अच्छा था। कहते हैं ना कि लड़कियों का नसीब जहाँ होता है वहीं पर उनकी शादी होती है। क्या अमीर और क्या गरीब, ये तो सब नसीब की बात होती है। मेरे पापा का मूड बस ठीक-ठाक ही था। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। सिमरन की शादी हो गई थी, खूब धूम-धाम के साथ, और हम सब लोग बहुत खुश थे। शादी हो जाने के बाद हम लोग अपने घर आ गए थे। मेरी मम्मी घर आने के बाद पापा के सामने बुआ-फूफा की खूब तारीफ़ कर रही थीं कि सिमरन की शादी उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से की है और किसी भी तरह की कोई कमी उन्होंने शादी में नहीं होने दी। मेहमानों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सिमरन की शादी इतने अच्छे तरीके से भी हो जाएगी। मेरे पापा कहने लगे, मेरी बहन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना अच्छा इंतजाम कर सके। ये सब लड़के वालों ने ही किया होगा और इन लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई होगी। मेरी मम्मी हैरत से कहने लगी, मुझे तो नहीं लगता कि उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के वालों से मदद मांगी होगी। उनकी एक ही तो बेटी है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत जोड़कर तो रखा होगा। और फिर अविनाश भी तो अच्छी नौकरी करने लगा है। वहां पर सारे ही मेहमान हर चीज की तारीफ कर रहे थे और सबसे ज्यादा तारीफ तो अविनाश की ही हो रही थी कि अविनाश की वजह से ही तो बहन की शादी खूब धूमधाम से की जा सकी है। पापा मम्मी से घूर कर कहने लगे, बस बंद करो अब ये सब, बहुत तारीफें हो गई। मैं सब जानता हूँ क्या किसने किया है। मुझे पापा के अंदाज पर बहुत बुरा लगा था। अभी सिमरन की शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि बुआ फूफा ने हमारे घर आकर मेरे लिए अविनाश के रिश्ते की बात की थी। मेरी मम्मी ने इस बात पर उनसे कहा था कि वो इस बारे में पापा से बात नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो बुआ से बोली, तुम तो जानती हो कि उन्होंने तो अपने बेटों की शादी पर भी मुझे कुछ भी नहीं बताया था। वो अपने बच्चों की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक ही करते हैं और अब की बार तो बात बेटी की है। आप उनकी बड़ी बहन हो तो आप खुद से ही सामने से जाकर उनसे बात करो। लेकिन हाँ, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है।
क्योंकि मुझे तो शुरू से ही अविनाश बहुत पसंद है। मैं तो चाहती ही यही थी कि अविनाश की शादी माही के साथ हो जाए। आपकी फैमिली और अविनाश से बढ़कर मेरे लिए कौन स्पेशल हो सकता है? बुआ फूफा ने मम्मी की बात पर गहरी सांस भर ली थी। बुआ कहने लगी, आज तो भैया घर पर नहीं है, इसलिए मैं कल उनसे बात करने के लिए आऊंगी। अभी हम लोग 1-2 दिन के लिए यहीं पर ठहरे हैं, उसके बाद ही निकलेंगे। कल हम लोग मिठाई लेकर आएंगे। मिठाई को देखकर शायद भैया के दिल में थोड़ी सी मिठास पैदा हो जाए। मैंने सोचा कि पापा तो कभी भी आप लोगों के लिए अपने दिल में मिठास पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आप लोगों पर बहुत ही गुस्सा हैं। मैं तो बस खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। अगले दिन जब बुआ फूफा हमारे घर पर पापा से बात करने के लिए आए, तो पापा तो उनकी बात सुनकर आग बबूला हो गए थे। वो बुआ से कहने लगे, मैं तुम जैसे लोगों के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। तुम्हारा बेटा भी तुम ही लोगों की तरह इश्कबाजी के चक्कर में पड़ा हुआ होगा, जैसे कि कुछ सालों पहले तुम लोग पड़ गए थे और फिर भागकर शादी कर ली थी। मेरी बेटी बहुत सीधी है, वो तो तुम्हारे बेटे को घास तक नहीं डालेगी, तो फिर शादी कैसे करेगी? मैंने अपने बच्चों की परवरिश उनको बिगाड़ कर नहीं की। मैं तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन अब तुम लोग मेरी बेटी का रिश्ता मांगकर मुझसे अपनी रिश्तेदारी को फिर से बढ़ाना चाहते हो। बुआ दुखी होकर कहने लगी, भैया एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरा बेटा बहुत मेहनती है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैं आपसे सीधा रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ, ताकि आपके दिल में जो भी मेरे लिए नफरत है उसको आप खत्म कर दें। मेरे पापा ने कहा, मैं कभी भी तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं होने दूंगा, और अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जैसा तुम लोग चाहते हो ऐसा कभी भी नहीं होगा, और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। मुझसे अगर कभी तुमने मेरी बेटी के रिश्ते की बात की, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। मेरी बुआ ने अपने बेटे की फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए एक आखिरी कोशिश और की थी। उन्होंने मेरे पापा से कहा कि भैया, मुझे दहेज में भी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे घर में माँ ही बहुत खुश रहेगी, मेरा बेटा उसे बहुत खुश रखेगा, और हम भी उसे अपनी बेटी ही मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। अगर आपको हमारा घर छोटा लगता है और लगता है कि आपकी बेटी छोटे घर में कैसे रहेगी, तो फिर वो अविनाश के साथ यहाँ पर उसकी कंपनी के दिए गए फ्लैट में ही रहेगी, और फिर मेरा बेटा अलग से भी अपने घर का बंदोबस्त कर लेगा। लेकिन उसमें बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। हमारा तो पहले से ही इरादा है कि अविनाश की शादी हो जाने के बाद वो माही के साथ इसी शहर में रहे, ताकि माही को भी अपने पेरेंट्स से मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप चाहो तो इस बात को हमसे लिखवा भी सकते हो। अभी तो अविनाश कुंवारा है, तो अकेला ही जॉब के लिए यहाँ पर रहता है। बाद में अपनी पत्नी के साथ नए घर में रहा करेगा। मगर पापा तो बुआ की किसी भी बात को नहीं माने, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम जैसे लोगों में अपनी बेटी को नहीं दूंगा। आज मैंने पहली बार बुआ और फूफा दोनों की आंखों में आंसू देखे थे, क्योंकि वो अपनी भतीजी की शादी अपने बेटे के साथ करवाने के लिए इस हद तक झुकते चले गए थे कि वो मेरे पापा के सामने रोने भी लगे। और इधर मेरे पापा थे कि उनको तो किसी भी बात पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पापा तो गुस्से में आकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन मम्मी बुआ फूफा दोनों को ही तसल्ली दे रही थी, और उन दोनों से रोते हुए हाथ जोड़कर अपने पति की तरफ से माफी मांगने लगी। मैं भी रोते हुए बुआ फूफा को तसल्ली दे रही थी। वो दोनों मायूस होकर हमारे घर से चले गए। काफी दिन तक हम लोग भी उदास रहे थे। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अचानक एक अमीर परिवार से मेरे लिए एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता आ गया। मेरे पापा ने इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ करके मेरी शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी, क्योंकि अब मेरे पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो बुआ और फूफा को दिखाना चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी अविनाश के साथ नहीं करवाएंगे। हम सब पापा के इस फैसले से बहुत हैरान थे, लेकिन पापा के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि घर में सारे फैसले मेरे पापा के हिसाब से ही होते थे। यहाँ तक कि मुझसे भी मेरी मर्जी के बारे में नहीं पूछा गया था, और इस रिश्ते से इनकार करने की कोई खास वजह अभी हम लोगों के पास भी नहीं थी। लड़का स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, और अच्छी सोसाइटी में उसका घर था। उसका अपना बिजनेस था, और एक बहुत बड़ा ऑफिस भी था। अपनी बहन और जीजा जी को मजा चखाने के लिए और जलाने के लिए मेरे पापा ने जल्द से जल्द
मेरा रिश्ता तय कर दिया और सब लोगों को तसल्ली दिलाई कि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, वहां पर माही को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि इतनी जल्दी जल्दी मेरी शादी हो रही थी। वो लोग भी हमारी तरह ही अमीर थे। मैं दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अविनाश की भी याद आ रही थी। मेरे पापा ने बुआ और फूफा को जलाने के लिए उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन मैं अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। हालांकि मुझे इस शादी से कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि अविनाश और मेरे बीच कोई इतना बड़ा भी मैटर नहीं था। हम दोनों बस एक दूसरे को सिर्फ पसंद ही करते थे। लेकिन हाँ, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो बात फिर कुछ और ही होती। मैं अविनाश को अच्छी तरह से जानती थी। वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन ये अनजान इंसान, इसे तो मैं जानती भी नहीं थी। बस यही सोच सोच कर मैं थोड़ा बहुत उदास थी। मेरा उदास चेहरा देखकर मुझे मेरी मम्मी ने समझाया कि परेशान मत हो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ था। वो रोती रही और मुझे दुआएं देती रहीं। मैंने भी अपनी मम्मी के समझाने पर सब्र कर लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात पर था कि मेरे बुआ फूफा, जो कि मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, आज वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मेरी शादी को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। बुआ ने भी मुझे बहुत समझाया और मुझे मेरे ससुराल में खुश रहने की दुआएं दी थी। हालांकि मेरे पापा ने उनको कॉल पर ही इनविटेशन दिया था, वो उनके घर तक उनको इनवाइट करने नहीं गए थे, लेकिन वो लोग फिर भी हमारे यहाँ शादी पर आ गए थे। अविनाश मेरी शादी पर नहीं आया था। शायद वो अपनी पसंद को किसी और का होते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता था। मुझे भी उसकी फीलिंग्स की कदर थी। मैं जानती थी कि वो मेरी शादी पर क्यों नहीं आया। बुआ फूफा ने मेरी शादी को खुशी खुशी अटेंड किया, इस तरह से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने मेरी पूरी शादी में खूब बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मेरी शादी सुमित के साथ हो गई। मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि सिमरन भी मुझे तसल्ली देने के लिए मेरी शादी में आई थी। हालांकि वो भी मुझे अपनी भाभी बनते हुए देखना चाहती थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मुझे ससुराल में सारी रस्मों के बाद मेरे कमरे में भेज दिया गया। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था। ये घर शायद हमारे घर से भी बड़ा था। मैं दुल्हन बनी हुई बेड पर बैठी थी और अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। न जाने कैसे अचानक मेरे दिल में अविनाश का ख्याल आ गया। मुझे उसका वो अंदाज याद आ रहा था जब वो मुझे देख देख कर मुस्कुराता था। मैं अभी यही सारी बातें सोच रही थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक जवान लड़की हाथ में खाने पीने की चीजें और जूस और फ्रूट वगैरह लेकर कमरे में आई थी, और उसके पीछे ही मेरा पति भी अंदर आ गया था। मुझे कमरे के अंदर इस नौकरानी का आना बहुत बुरा लगा था, वो भी तब जब मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी और उसे मेरे पति से पहले कमरे के अंदर नहीं आना चाहिए था। मेरे पति ने उसके हाथ से ट्रे पकड़ी और इशारे से उससे कुछ बातें करने लगा था। फिर उसके बाद वो दोनों कोने में जाकर चोरी चुपके 5 मिनट तक न जाने क्या बातें करते रहे थे। मुझे तो उनकी बातों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर मैं उन दोनों को बड़ी हैरानी से देख रही थी। फिर न जाने क्या हुआ कि नौकरानी जैसे नाराज सी हो गई और वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और मेरा पति बेड की तरफ आया। उसने अपनी जेब से निकाल कर मुझे एक छोटा सा बॉक्स दिया और कहने लगा, मुझे रस्मों वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ये मेरी मम्मी ने मुझे लेकर दिया था, ये दुल्हन को मुंह दिखाई पर दे देना। उसने वो बॉक्स मेरी तरफ फेंक दिया और कहने लगा, इसे पहन लेना। अपने पति का ऐसा बिहेवियर देखकर मैं घबरा गई थी और मेरा दिल भी दुख गया था। वो आगे की तरफ बढ़ा और वॉशरूम जाते हुए कहने लगा, तुम भी चेंज कर लो, मैं इन कपड़ों से बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं बैठी सोचती रही कि ना मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया, ना ही मेरी तारीफ की, ना ही उसने मुझे देखा। ये कैसी अजीब सी पहली रात है। मैं बेड से उठी और अपने कपड़े चेंज करने लगी थी और उसके बाद अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं रो रही थी। मेरा पति बाथरूम से निकला और सोफे पर जाकर लेट गया था और उसे लेटते ही नींद आ गई थी। इस इंसान को मैं सारी रात ऐसे ही सोता हुआ देखती रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। मैं समझ गई थी कि मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत रूखा सा है। इसी तरह से दिन निकल आया और मैं सारी रात रोती रही
सुबह फिर से वही नौकरानी मेरे कमरे में आई और नाश्ते की ट्रे अपने हाथ में लेकर आई। मेरा पति भी उठकर बैठ गया था और उसने फौरन ही नौकरानी के हाथ से नाश्ते की ट्रे ले ली और फिर से दोनों चुपके चुपके कुछ बातें करने लगे थे। थोड़ी देर उन दोनों की इसी तरह से बातें करते हुए गुजर गई। मैं तो उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत जलन महसूस करने लगी थी। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। मैं चाहती थी कि ये वक्त मेरा पति और मैं एक साथ बातें करके गुजारे, लेकिन वो तो इस नौकरानी के साथ बातों में बिजी था। नौकरानी कमरे से चली गई तो मेरा पति बाथरूम में फ्रेश होने चला गया और उसने वहीं सोफे पर बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने एक बार भी मुझे नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा था। थोड़ी देर के लिए वो नीचे चला गया। दूसरी नौकरानी आई और मुझे नाश्ता देकर चली गई थी। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी ली थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे के अंदर आया और कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मुझे पार्लर छोड़ना है। मैंने भी किसी भी बात के बारे में अपने पति से कुछ भी नहीं पूछा था, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। मुझे याद आ रहा था कि जब हम दोनों का रिश्ता तय हुआ था, तब मेरे पापा ने मेरी सास से पूछा था कि क्या आपके बेटे को हमारी बेटी पसंद है और ये रिश्ता उसे पसंद है। तो मेरी सास ने तुरंत ही कहा था कि हाँ, आपकी बेटी मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है। तो फिर अब वो मेरे साथ ऐसा रूखा बिहेवियर क्यों कर रहा था, जबकि मेरे ससुर का कहना था कि हमें बच्चों पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आपकी बेटी भी राजी है क्या? तो मेरे पापा ने कहा था कि जी, मेरी बेटी भी बिल्कुल राजी है, बल्कि वो तो मेरी ही मर्जी के मुताबिक चलती है। लेकिन अब तो मेरा पति किसी भी तरह से मुझे राजी नहीं लग रहा था। मुझे मेरे पति ने ड्राइवर के साथ पार्लर जाने के लिए भेज दिया था। मैं पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। सबने मेरी बहुत तारीफें की थी। आज मेरा रिसेप्शन था। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। जब मेरा पति तैयार होकर आया तो वो नौकरानी भी उसके साथ उसकी तैयारी में मदद कर रही थी। मैंने दिल में सोचा कि नौकरानी इतना इंटरफेयर क्यों कर रही है, जैसे मेरे पति के साथ रहना इसकी ड्यूटी है। मैंने सोच लिया था कि अभी मुझे इस घर में कुछ दिन और हो जाएं, उसके बाद मैं सबसे पहले इस नौकरानी को ही घर से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रही थी। रिसेप्शन हो गया था। अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। सब मेहमान अपने घर को चले गए थे। मेरी सास ने खुशी खुशी मुझे सारे मेहमानों से मिलवाया था, लेकिन साथ ही साथ सारे मेहमान अपने अपने घर जाते समय मुझसे कह रहे थे कि बहू, जल्दी ही खुशखबरी सुना देना। उनकी बात सुनकर मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। भला इतनी जल्दी मैं उनको खुशखबरी कैसे सुना सकती हूँ? अभी मुझे इस घर में आए हुए कुछ दिन ही तो हुए हैं, और तो और मेरा पति भी मेरे करीब नहीं आता। करीब आना तो दूर की बात, वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। मैंने दिल से अपने पति को अब एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। मेरे ससुराल वाले तो मुझसे काफ़ी खुश थे। मैं अपने सास ससुर की खूब सेवा किया करती थी, उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। मेरा पति मुझे अभी तक हनीमून पर भी लेकर नहीं गया था। मैंने अपनी सास को ये बात बताने की कोशिश की कि मेरा पति मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता है, तो मेरी सास ने कहा कि मेरा बेटा इन दिनों ऑफिस में उसे बहुत ज़्यादा काम है, वो बिजी है, इसीलिए थोड़ा परेशान रहता है। मैं भी अपने पति की मजबूरी समझते हुए समझौता करने लगी थी और मैंने अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी। मेरा पति खुद मुझे मेरे मायके छोड़ने नहीं गया था, बल्कि उसने मुझे ड्राइवर के साथ भेज दिया था। मेरे घरवालों को ये बात बहुत बुरी भी लगी थी कि मेरे पति को मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए आना चाहिए था, और तो और वो बाद में भी नहीं आया था। अभी तक वो मेरी फैमिली वालों से घुला मिला नहीं था। मैंने अपने पति को कई बार कॉल की थी कि वो मुझे लेने के लिए आ जाए। मेरे मम्मी पापा उसे बुला रहे हैं, लेकिन उसने कह दिया था कि मैं ड्राइवर को लेने के लिए भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ आ जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरी मम्मी मुझे एक रात और रोकना चाह रही थी, मगर आधे घंटे के बाद ही मेरे पति ने ड्राइवर को भेज दिया। मेरी मम्मी मुझे याद करके रोने लगी थी और मेरे पति पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। मेरी मम्मी रोते हुए पापा से शिकायत करते हुए कहने लगी, अगर अविनाश के साथ माही की शादी हो गई होती तो हम अपने घर में ही अपनी बेटी को रोक सकते थे। वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती। गैरों का क्या भरोसा, ये लोग ना जाने वहां पर मेरी बेटी के साथ क्या सुलूक करते होंगे।
मेरे पापा ने मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया था और वो खामोश रहे। मैंने नोटिस किया था कि मेरे पति अपनी जवान नौकरानी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। वो नौकरानी भी बड़ी अजीब-अजीब सी हरकतें करती रहती थी, जो मेरी तो समझ में नहीं आती थी। मेरा पति जैसा भी था, मेरी उससे शादी हो गई थी। वो मेरा पति था और मुझे सारी ज़िंदगी उसके साथ ही गुजारनी थी। कुछ भी करके मुझे अपने पति को अपने काबू में करना ही था, क्योंकि मेरा पति मुझसे ज़्यादा उस नौकरानी को अहमियत देता था। मेरे सास और ससुर के कहने पर मेरा पति मुझे अहमियत देता था, वरना तो वो ज़्यादातर मुझे इग्नोर करने की ही कोशिश करता था। जब मेरा पति ऑफिस से घर आता तो वो नौकरानी भाग कर आ जाती और उसके हाथ से ऑफिस का बैग पकड़ लेती थी। उनकी चीज़ें अपनी जगह पर रख देती थी। मेरे पति के कपड़े भी वो खुद ही निकाल कर दिया करती थी। जो काम मुझे करने होते थे वो सारे काम नौकरानी करती थी। मैं अगर अपने पति का कोई भी काम करने की कोशिश करती तो मेरा पति कहता, तुम जाओ, ये काम तो नौकरानी खुद कर लेगी। और मैं जबरदस्ती उसके काम को करने की कोशिश करती तो मेरा पति मुझ पर गुस्सा होने लग जाता था। मेरा पति कहता कि ये सारे काम नौकरों के होते हैं, तुम इस घर में महारानी बनकर रहा करो। मैंने एक बार अपनी सास से भी इस बारे में बात की थी, तो मेरी सास ने भी यही कहा था कि तुम इस घर में आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इन सारे कामों के लिए हमने नौकरानी को रखा हुआ है, ये सारे काम नौकरानियों के ही होते हैं। मैंने दिल में सोचा कि जो काम पत्नी के होते हैं वो तो पत्नी को ही सूट करते हैं। मैं अपने पति के काम खुशी खुशी कर सकती थी। पति के काम करना तो वैसे भी पत्नी का कर्तव्य होता है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे मेरे पति का कोई भी काम करने दिया ही नहीं जा रहा था। मैं अपने मायके बहुत ही कम जाती थी, क्योंकि मुझे अपने पति की फिक्र लगी रहती थी कि कहीं मेरे आगे पीछे वो नौकरानी मेरे पति को मुझसे दूर ना कर दे। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा ही था। मेरी शादी को धीरे धीरे 2 महीने हो गए थे और हम दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से अब तक ढंग से बात तक नहीं की थी। मैं अपनी सास से हर बार कहती कि ये नौकरानी मेरे पति के बहुत काम करती है, तो मेरी सास मुझे बातों ही बातों में टाल दिया करती थी। कहती थी कि ये काम नौकरानी के हैं, तुम टेंशन मत लो। जब भी मैं अपने पति से बात करने की कोशिश करती तो वो मुझसे गुस्से में ही बात करता था। मैं दिन रात रोती रहती थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली जा रही थी, जिस पर मेरे मम्मी पापा को भी हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी। अब बहुत दिन हो गए थे, मैं ये सब कुछ और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इस नौकरानी और अपने पति की जासूसी करना शुरू कर दी थी। एक दिन आधी रात का टाइम था। मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति सोफे पर मौजूद नहीं था। मुझे शक हुआ था कि कहीं मेरा पति नौकरानी से मिलने के लिए तो नहीं गया। मैं चोरी चुपके नौकरानी के कमरे में गई। नौकरानी के कमरे का दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था और सामने मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि नौकरानी अपने बेड पर बैठी हुई थी और मेरा पति नौकरानी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। ये सब कुछ देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो दोनों आपस में उस वक्त बातें कर रहे थे और नौकरानी मेरे पति से कह रही थी कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। मेरा पति कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं फौरन ही कमरे के अंदर चली गई थी और जाकर मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो दोनों मुझे देखकर हैरान हो गए थे। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो मेरे पति ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, प्लीज शोर मत मचाओ। नौकरानी ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रिक्वेस्ट करने लगी कि शोर मत करना। मैं उन लोगों की रिक्वेस्ट सुनकर मजबूर हो गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपने पति से कहा, तो तुम दोनों के बीच ये सब कुछ चल रहा है, तभी तो तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हो। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें आज सारी सच्चाई बता देता हूँ। दरअसल ये लड़की हमारे घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं शादी करके इसे अपने घर ले आया था। मेरे मम्मी पापा ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर उन दोनों ने मेरी पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी औलाद नहीं है। मेरी माँ ने कहा था कि ये लड़की तुझे एक औलाद तक नहीं दे सकती। हमें अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए वारिस हर हाल में चाहिए, इसीलिए इसको घर से निकाल दो और इसे तलाक दे दो, वरना मैं इसे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी।
मेरी मम्मी ने मुझे धमकी दी थी, लेकिन सच बात तो ये है कि मेरी पत्नी बांझ है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और तो और ये बेसहारा भी है। इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं। मेरी मम्मी ने ठान लिया था कि वो इसे घर से निकाल कर रहेंगी। मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि वो इसे घर से ना निकालें, बेचारी कहाँ जाएगी। तो मम्मी ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही इसे यहाँ रखूंगी, तुम्हें अब दूसरी शादी करनी होगी और इसको इस घर की नौकरानी बनाकर रखना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता था। ये सब कुछ मैंने मजबूरी में किया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझसे ऐसा करवाया था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरी मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी थी। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता था, और मेरी पत्नी जब मुझे तुम्हारे साथ देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से पहले से ही बहुत प्यार करता हूँ। अपने पति की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसके घर वालों ने उन दोनों के साथ बहुत गलत किया था। मेरे पति को लगा था कि मैं उसके ऐसे बिहेवियर से तंग आकर उसे खुद ही छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अभी तक इस घर में ही थी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं एक औरत का घर नहीं उजाड़ सकती। मैंने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया था और अपने सास ससुर से कह दिया कि मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी जहाँ पर औरत को नौकरानी बनाकर रखा जाता हो। एक औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि उसके पति की दूसरी शादी करवा दी जाए, ताकि वो दूसरी पत्नी से बच्चा पैदा करवा सके। मैं उन लोगों का घर छोड़कर अपने पति से तलाक लेकर अपने घर आ गई थी। मैं जब अपने मायके आई और अपने मम्मी पापा को मैंने सारी सच्चाई बताई, तो मेरे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उन्होंने जल्दबाजी में मेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ मेरे बुआ फूफा को नीचा दिखाने के लिए ही मेरी शादी की थी। अब मेरे पापा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। जब मेरे बुआ फूफा को इस बात के बारे में पता चला तो वो लोग हमारे घर आ गए थे, हमारे दुख में शामिल होने के लिए। और तो और उन्होंने फिर से मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा। तो अब की बार मेरे पापा ने खुशी खुशी अविनाश के साथ मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था और उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। पापा ने अपने किए की माफ़ी भी मांग ली थी, क्योंकि ऊपर वाले ने अब उनको सबक सिखा दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी अविनाश के साथ हो गई और मैं अविनाश के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पापा ने भी बुआ से दिल से माफ़ी मांग ली है और अब हम सब लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।